चौबीस का चांद हो या आफताब हो। वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द हिलेरी टाइम्स। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर मौजूद हैं जिनकी जर्नी मेन स्ट्रीम और इंडिपेंडेंट सिनेमा के बीच एक खूबसूरत ब्रिज बनाती है। फर्जी, सुपर 30 और फैंटम जैसे प्रोजेक्ट से लेकर क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म्स लाठे जोशी और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड द मैन बियॉन्ड द ब्रिज तक इन्होंने हर परफॉर्मेंस में ऑनेस्टी और डेप्थ दिखाई है। बियॉन्ड एक्टिंग ही इज ऑल्सो ए मेंटोर, डायरेक्टर एंड बहुत कुछ है। और क्या है वो हम अभी इनसे बात करेंगे, तो आप इनसे सीधे जानेंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं, ज्वाइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर चितरंजन गिरी जी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हैं। बस बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम सर। सबसे पहले तो सर मैं ये बताइए कि आपका नाम इतना बढ़िया है, चितरंजन। तो मेरे ख्याल से तो फिल्म इंडस्ट्री में आपकी किसी से लड़ाई नहीं होती होगी, सारे काम इजीली बन जाते होंगे। हाँ, मतलब मेरा नेचर भी वैसे ही है कि मेरी लड़ाई नहीं होती किसी से। बशर्ते ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ लड़ाई होनी है तो मैं चला जाता हूँ वहां से। और एक जमाने में जो तो थोड़ा नौजवान था तो थोड़ी बहस वहस कर लेता था, अब तो और भी शांत हो गया हूँ। तो उस तरह से कुछ है नहीं, और नाम से भी ऐसा लगता है कि इसी के लिए मैं बना हूँ। इसके पीछे कहानी ये है कि ये मेरा मेरा जो ये नाम है, ये मेरे नाना का दिया हुआ है। तो वो थिएटर में जब मैं आया यहाँ पे, तो मेरे दोस्त को ये नाम याद था, तो उसने वो नाम लिखा दिया पहले नाटक करते समय कि ये चित्तरंजन गिरी ये है। और मेरा नाम था, ऐसा नहीं कि मैंने नाम बदला है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो संयोग है कि कला से ये नाम जुड़ गया है मेरा। सर एक बात आपसे इसलिए भी पूछना चाहूंगा क्योंकि आप एक डायरेक्टर भी हैं। ये अक्सर एक कॉमन मैन जानना चाहता है, दर्शक जानना चाहते हैं कि जब डायरेक्टर खुद एक्टिंग कर रहे होते हैं तो वो अपने सीन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उनको कैसे लगता है कि हाँ ये वाला बेस्ट है। बार बार वो कैमरे के पीछे आते हैं। मैंने ये जो अचंभित बात है ना, ये मोमेंट है कि एक्टर और डायरेक्टर जब एक होता है ना, तो वो मुझे भी बहुत है जानना है ये कि गुरुदत्त जी कैसे करते थे, राज कपूर साहब कैसे करते थे। मैं जो बचपन से गुरुदत्त का फैन रहा हूँ, तो मुझे हमेशा लगता था कि ये कैसे करते होंगे, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। और पीछे कैमरे के कैसे, और उस समय तो आज की जो टेक्निकलिटी है वैसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कैसे वो लोग करते होंगे, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी अचंभा है कि कैसे करते होंगे। लेकिन मैं अपने बारे में एक चीज आप बता दूं, मैं प्योर डायरेक्टर जैसा सिर्फ सोच लेता हूँ। मैं अभिनेता हूँ हर तरह से, प्योर अभिनेता हूँ। मेरे अंदर पहले अभिनेता अभिनेता ने ही जन्म लिया, बाद में ये सब कुछ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ सिर्फ अपने लिए। मैं डायरेक्टर हूं नहीं, और मैं अपने आप को अच्छा डायरेक्टर मानता नहीं कि मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर हूँ। तो संयोग की बात है, थिएटर में बहुत सारा काम किया, एनएसडी में डायरेक्ट किया प्ले 96 95 के आसपास। मुंबई में आने के बाद प्ले डायरेक्ट किया, अपने शहर में किया। लेकिन मैं अपने आप को डायरेक्टर नहीं मानता, मैं एक्टर ही हूँ, एक्टर। सर आपने गुरुदत्त जी की बात की, महान अभिनेता। अभी कल रात जी ही मैंने उनकी एक मूवी देखी, कागज के फूल। जी। और जब आप उनका नाम लेते हैं तो 14वीं का चांद, प्यासा, खास करके वो जो सीन था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूंकि आपके तो लाखों फैन होंगे, आप गुरुदत्त जी के फैन हैं, तो उनकी कौन सी फिल्म, कौन सा गीत जो आपके दिल को आज भी कहीं ना कहीं झकझोरता है? और दो लाइन अगर गुनगुना भी दें उनके किसी फिल्म का गीत, तो इट विल ऐड रिचनेस टू द शो सर। प्यासा मेन है। उनकी सारी फिल्में मुझे पसंद है, जिनमें उन्होंने एक्टिंग की है वो भी, और जो उन्होंने एक्ट और डायरेक्ट किया है वो भी। प्यासा मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उसकी जो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो, ये दुनिया अगर अगर मिल नहीं जाए
तो क्या तो सर, क्योंकि अभी आपकी बात आशीष जी से चल रही थी एंड बात भी डायरेक्टर्स के बारे में चल रही थी, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे वो उसी मूवी के संबंधित है जो आपने डायरेक्ट की है, जिसका नाम है अवकाश। सर, इंग्लिश में एक लाइन है कि when an actor steps behind the screen, so he does not just tell stories, he describes what and how he experiences the world. तो हर डायरेक्टर एक मूवी से चाहता है कि जब लोग उनकी थिएटर से निकले मूवी देख के, तो उनके दिमाग में एक थॉट हो। तो अवकाश देखने के बाद आप क्या चाहते थे, लोग कौन से इमोशन को, कौन से थॉट को या कौन से सवाल को लेके जाएं? मैं चाहता था कि और औरत की या औरतों की रिस्पेक्ट करें। वो पूरी फिल्म उसी के लिए है। एक विमेन की जर्नी है, कि वो कैसे एक इंटरनल स्पेस और एक्सटर्नल स्पेस में अपने आप को रखती है और क्या समस्याएं आती हैं। वो पूरी फिल्म एक कमरे में है। हमारे पास इतना बजट नहीं है और पैसा भी नहीं है कि एक पूरी फिल्म बनाई जाए पैसा लगा के या बहुत बड़े स्केल पे। हमने एक बात कही कि एक लड़की या एक औरत जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका उसका स्पेस बदल जाता है, उसकी जगह बदल जाती है। वो अपने माँ बाप के घर से एक अनजान आदमी के घर पे जाती है, जिससे पहले पहचानती भी हो या नहीं भी हो। तो वो ट्रेडिशन जो हमारा है कि वो वहां जाती है, लेकिन वो घर उसका नहीं है। वो घर है उसके पति का, उसके पति की फैमिली का, जिसमें वो अंदर जाती है और मिक्स होती है। और फिर जो भी उस तरह जिस घर में जा रही है उसमें जिस तरह से उसको रिएक्ट किया जाता है। पर जब वो वापस अपने घर में आती है, मान लो किसी वजह से उस घर में बात नहीं बनी और वो लौट के अपने घर में जब वापस आती है, तो पता चलता है कि वो घर तो उसका है ही नहीं। वो मायका है, ये ससुराल है। दो नाम आ गए। पहले वो माँ बाप का घर था और उसकी बहन थी, उसका था। अब वो जगह बदल गई, तो उसका असर उस औरत पे जो मेन कैरेक्टर है उसके अंदर क्या हो रहा है, और फिर वो अपनी जगह कैसे बनाती है सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ, कि वो आगे इस दुनिया में सामना कर सके। ऐसी एक छोटी सी कहानी है। 70 मिनट की फिल्म है, पूरी फीचर फिल्म है। और एक ही कमरे में पूरी फिल्म, और 3 लोग हैं सिर्फ। 3 लोगों के बीच में ही वो घटना घटती है। एक आदमी है और 2 औरतें हैं। मैंने आदमी या मैन को भी उस तरह से नेगेटिव नहीं दिखाया है कि हर आदमी एक तरह से होता है और हर औरत जो है वो एक तरह से होती है। तो उनको वो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, ऐसा कुछ है उस फिल्म में। और मुझे दुनिया से वही रिस्पेक्ट वाली बात कहनी थी कि आप रिस्पेक्ट कीजिए वुमेन का। मैंने देखा है कि आप जितनी मूवीज में काम करते हैं या आपके जो प्लेज होते हैं, वो यूजुअली एक सोशल प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आप ऐसी चीजें, जो आप ऐसे टॉपिक्स लेते हैं, तो क्या आपको ऐसी फिल्म्स आती हैं, ये कोइंसिडेंट है, या आप खुद ऐसी फिल्म्स चूज करते हैं जो कोई सोशल प्रॉब्लम डिपिक्ट करता हो या उसके बारे में लोगों को, समाज को बताता हो, अवेयर करता हो? क्या ऐसा कुछ है? सुनते समय ये ध्यान में रहता है मेरे कि वो सब्जेक्ट कुछ तो कहे समाज को, ऐसे रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आपका ये बिजनेस भी है। आप कलाकार हैं, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, तो मेरा ये बिजनेस है, प्रोफेशनल हूँ मैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ फिल्में रोल की वजह से करते हैं कि रोल बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अभी 1 2 चाचा चा जो जियो हॉटस्टार पे है। मैं वो रोल इसलिए कर रहा था कि मुझे अपने आप को ब्रेक करना है। सीरियस टाइप रोल में मैं कहीं ना कहीं जा रहा था, सब लोग मुझे वैसे ही दे रहे थे, तो इसलिए वो मेरे हिसाब से मेरे लिए छोटा रोल है। फिर भी एक एक्टर को उसकी जमीन और तलाशने के लिए मैं उस तरफ उसको ले गया कि जाके थोड़ा चेक करो, कॉमेडी भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, विलन भी हो सकते हो। तो ये है। पर जैसे आप लोग लाथे जोशी नहीं है, वो लेथ जोशी है। कि लेथ जोशी जो है उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो मशीन या कंप्यूटर या डिजिटल, ये इससे उतने फेमिलियर नहीं है। और वो रोल मतलब मेरी लाइफ का एक तरह से पाथ ब्रेकिंग रोल है कि मेरी लाइफ में वो मेन लीड, सेकंड मेन लीड है। पहला है द मैन बियॉन्ड द ब्रिज, दूसरा है ये।
तो मैं तो हूँ नॉर्थ इंडियन, बनारस का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने द मैन बियॉन्ड ब्रिज के लिए कोंकणी सीखी। मराठी मैं बोल लेता हूँ पहले से, तो ये थोड़ा सा बोलने के लिए मेरे लिए आसान रहा। पर मैसेज है, पर हर बार ये नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं। मैं कई बार पैसे के लिए भी काम करता हूँ, कई बार अच्छा रोल हो तो पैसा नहीं हो तो भी काम करता हूँ। सर क्योंकि आपने अभी लेथ जोशी की बात करी, उस मूवी में मेन मैसेज एक ये भी है कि कैसे एक इंसान जो अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर पाता है चेंजेस से, उसके लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आयरॉनिक बात ये है कि कैरेक्टर से अलग अगर हम आपको रियल लाइफ में देखें तो आप नई नई चीज़ों में अडॉप्ट करते हैं, नई नई चीज़ों में हमें दिखते हैं, जैसे डायरेक्शन में भी दिखते हैं, हमें एक्टिंग में भी दिखते हैं, साथ ही साथ आप एक मेंटोर भी हैं। तो इतनी सारी चीजें आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, लाइक कैसे करते हैं आप अपने इन अलग अलग रूप को एम्ब्रेस? मतलब मैं अपने आप को खाली नहीं छोड़ता। ये सारे जो काम है ना, ये सब अपने आप आए हुए हैं। ये मैनेज करने वाला ऊपर वाला है, जो मैनेज कर लेता है। मैं जो काम आता है और मुझे सही लगता है उस तरफ जाता हूँ मैं। मेंटोर या एक्टिंग कोच या एक्टिंग टीचर, ये मेरी चॉइस नहीं थी। जो पढ़ना चाहते थे मेरे पास वो खुद आए और मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। मैंने उसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया। एनएसडी की वर्कशॉप में लेता था अलग अलग जगह पे, और खास तौर से अपने शहर में। वो मेरी इच्छा होती थी करने की। बाकी ये जो फिल्म के लिए मैं ट्रेनिंग देता हूँ, ये लोग आते हैं। तो एक हो गई ये बात। डायरेक्ट करना, लिखना, ये मुझे भी नहीं मालूम मेरे अंदर से कैसे होता है, ये मैं डिस्कवर करता हूँ। और ये तय करके कभी नहीं होता। ये मैं जब कुछ करता हूँ, जैसे राइटिंग में, तो मैं पता नहीं कैसे आ गया, मुझे भी नहीं मालूम। और थिएटर में मैंने लाइट डिजाइन भी किया है, सेट डिजाइन भी किया है, कॉस्ट्यूम भी किया है, म्यूजिक भी किया है। ये सब मैंने किया है। और ये सब जो थिएटर में मैंने छोटे छोटे काम एक जमाने में किए थे, कभी सेट लगा दिया, कभी झाड़ू लगा दिया, कभी चाय पिलाई लोगों को, और कभी चाय लेके आया उनको चाय दिया, और छोटा काम समझा नहीं कभी मैंने किसी को। तो ये उसी का नतीजा है कि ये सब मैं कर लेता हूँ। और मैं अपने आप ही आता है। कोशिश मैं सिर्फ एक्टिंग के लिए करता हूँ। स्ट्रगल जो मेरा है वो सिर्फ एज एन एक्टर है। बाकी सारी चीजें अपने आप आती हैं मेरे पास, और कोई लेके आता है, कोई बात करके आता है, ऐसे होता है वो। आपने जैसा कि कहा कि आप कुछ रोल्स पैसों के लिए भी कर लेते हैं, तो आजकल ऐसी बहुत मूवीज हैं जिनमें बहुत फाउल लैंग्वेजेस यूज होती हैं एंड बहुत वॉयलेंट होती है वो मूवीज। तो क्या पैसों के लिए आप उन रोल्स को भी करेंगे या आप खुद गाली देंगे अगर कभी आपको बोला जाए? नहीं नहीं, गाली तो मैं जीवन में देता नहीं। मैं कभी गाली किसी को नहीं देता। और मतलब मैंने शायद बहुत कम कोई एक आध शब्द कभी यूज किया हो, लेकिन मैं गाली तो जीवन में नहीं देता और पसंद भी नहीं करता। ये मेरी पर्सनल बात हो गई। आ, लेकिन जहां तक फिल्म की बात है, मैं पहले कैरेक्टर देखता हूँ कि वो कैरेक्टर के हिसाब से वो जो करवाया जा रहा है वो सही है क्या। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मैंने गाली देना शुरू किया। आजकल चला हुआ है कि चलो गाली दे देते हैं दो चार, और एक पर्सनालिटी जो है आप उसको उसकी जरिए पावर आप देते हैं, पावर प्रोजेक्ट करते हैं। वो सब मैं नहीं करता। मैं तो कैरेक्टर जीता हूँ। अब उस कैरेक्टर में बहुत कुछ ऐसा है जो सही नहीं है समाज के लिए, तो मैं बोलता हूँ डायरेक्टर को कि ये मुझे सही नहीं लग रहा है, क्या इसको इस तरह से किया जाए क्या, या इसको इस तरह से कर लिया जाए क्या। कई बार डायरेक्टर खुद मना करते हैं कि सर अब ये गाली निकाल देते हैं, ये मैंने लिख दिया है उस समय, ये निकाल देते हैं। तो मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि करेक्टर से अलग उठ के सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए या किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ कर दिया जाए, वो मैं अवॉइड करता हूँ अपनी तरफ से। जब तक मुझे बहुत मजबूर ना कर दिया जाए किसी स्थिति में कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, या ये मैंने तो एक बार कुछ ऐसे कोई शब्द बोलने थे, तो मैंने उनसे लिखवाया बाकायदा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी है। और वो लेटर लेके फिर मैंने, वो कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो कैरेक्टर के साथ जा भी रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये नहीं करना चाहिए, समाज में इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं इसको करूंगा, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। तो उन्होंने थोड़ा फिर उसको मॉडिफाई किया मेरे कहने पे, और वो फिर ठीक से हो गया।
सर देखा जाए तो ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है कि अननेसेसरीली लोग इतनी गालियां प्रमोट कर रहे हैं, वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं, और भी इतनी चीजें जो हैं वो प्रमोट हो रही है फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू। एंड एज एन डायरेक्टर एंड एन एक्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग भी कुछ ऐसा करें जिससे हम ये सब चीजें प्रमोट ना करें। तो क्या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म में काम करने का या पार्ट लेने का जो ये प्रमोट ना करे, और या नहीं नहीं, फिर मैं इस पे कोई प्रमोट तो मैसेज प्रमोट करे कि कैसे ये एक अच्छी चीज नहीं है? नहीं, प्रमोट ना करें वो तो ना ही करें ना, मैं तो कर नहीं रहा हूँ। अभी तो वही कहा आपसे ना कि प्रमोट में किस इस तरफ मैं पर्सनल लाइफ में ऐसा हूँ ही नहीं मैं, कि मैं कोई भी ऐसी चीज जो समाज के लिए अच्छी ना हो या कोई भी ऐसी बात जो समाज के लिए ना हो सही, वो मैं पर्सनल लाइफ में कभी नहीं करता। जो मुझे जानते हैं वो उनको पता है कि मैं बहुत, कई बार वो कहते हैं यार तुम तो बोर हो, बहुत आइडियल लाइफ जीते हो। लेकिन अगर आइडियल लाइफ जीते हैं तो उसमें क्या बुरा है। अब इसी अप्रोच के साथ मैं एक काम कर रहा हूँ जिसमें एक आदमी बहुत बुरा है। तो अगर प्राण साहब जब थे या उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हुए, आजकल तो ग्रे दुनिया चल गई है ना, कि मेरे अंदर कैरेक्टर अगर ऐसा है कि वो सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं हो सकता, वो किसी मोमेंट में किसी के साथ गलत भी कर सकता है। तो वो अगर गलत करना उस कैरेक्टर में है तो एक लेयर है ना। तो वो उसकी डेप्थ है उस चरित्र की, तो वो चरित्र को मारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं प्रमोट नहीं करता कभी भी किसी गलत चीज को जो समाज के लिए अच्छा ना हो। तो सर अभी आपने बोला, अभी हमने बात करी कैसे एक कैरेक्टर की लेयर होती है और उसकी डेप्थ होती है। तो जैसे सुपर 30 में हमने देखा कि आपका रोल बहुत लिमिटेड था, बट आपने उसकी ओरिजिनलिटी मेंटेन करके रखी एंड उस कैरेक्टर की डेप्थ उस लिमिटेड रोल में भी आपने बहुत अच्छे से दिखाई। तो जो नए बर्डिंग एक्टर्स हैं, आप प्लीज उनके लिए एक सजेशन दीजिए कि ऐसे लिमिटेड रोल्स में भी वो अपने आप को कैसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे कि आपने किया। हाँ मतलब मैं उसके पीछे की कहानी ये बताता हूँ कि मैं वो रोल करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जैसे आप कह रही हैं ना कि वो लिमिटेड था या छोटा रोल था। तो चरित्र अगर छोटा हो ना तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि मैं क्या करूंगा इसमें जाके, पैसा मुझे मिल जाएगा तो मतलब पैसा लेके और सिर्फ कर लो कुछ, वो तो मैंने शुरू से नहीं किया है। एक दौर था ऐसा जब मुझे पैसे की जरूरत थी घर चलाने के लिए, तो मैंने वो समझौता किया है कि कुछ भी बीच में सीरियल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो वो थोड़ा सा ये आ रहा है कि कुछ ऐसा करके जाया जाए जिससे लोग याद रखें आपको, या आपने जैसे अभी आप कह रहे हैं। तो मैं वो करना नहीं चाह रहा था, मैं बहुत ये था कि अरे ये छोटा रोल है, मैं क्या करूंगा, एक सीन में आऊंगा चला जाऊंगा। लेकिन उसका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था जो उसमें मैसेज था, तो डायरेक्टर बहुत चाह रहे थे कि वो मैं ही करूं, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरे चेहरे पे जो ईमानदारी है वो उस रोल के लिए बहुत जरूरी है। 4-5 दिन कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे फोन किया करते रहे, सुबह शाम 6 बजे फोन आ जाता, सर ये रोल आप कर सकते हैं, और एक दो एक्टर्स का और नाम ले रहे थे जो बहुत फेमस हैं, कि वही लोग कर सकते हैं और ये कर नहीं सकता, डायरेक्टर चाह रहा है कि आप ही करें इस रोल को। मैंने कहा मुझे नहीं करना है। तो लेकिन जब मैंने किसी भी वजह से हाँ बोल दिया उनको, तो मैंने उनको एक एक थोड़ा सा कंडीशन ये रखा था कि आप मेरा गेस्ट अपीयरेंस में नाम दीजिए, ये अतिथि भूमिका है, ताकि हर आदमी फिर ऐसे ही लेके आएगा तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो अब जब मैंने हाँ कह दिया, यहाँ से जो बाकी एक्टर्स हैं वो फ्रेम में आते हैं कि आपने एक बार हाँ कह दिया रोल को कि अब मुझे ये करना है, जो भी है, छोटा है बड़ा है, पीछे खड़े होना है। मैं पीछे भी खड़ा हूँ बहुत जगह, बहुत सारी फिल्में मेरी है जहाँ मैं पीछे खड़ा हूँ, उसमें भी मेरी आप ईमानदारी देखोगे, मैं कुछ ना कुछ करना चाह रहा हूँ वहां पे। तो जब मैंने हाँ कहा तो उसके लिए रिक्शा तो मैं चला नहीं सकता ना, जो रिक्शा चलाते हैं उसमें। तो वो रिक्शा चलाने की प्रैक्टिस की, पहले तो रिक्शा ही घूम के गिर जाता था। तो 2 दिन उन लोगों ने मेरी हेल्प भी की, 2 दिन पहले मैंने प्रैक्टिस की, उससे पैसा नहीं बढ़ता, जो मुझे मिलने वाला है वही मिल रहा है। लेकिन मैंने अपने लिए प्रैक्टिस की कि मुझे इसको परफेक्ट करना है, ये छोटा रोल है चाहे बड़ा रोल है। तो जो मेरा टैलेंट है, जो जितना इतने सालों से जब मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने उसको वैसे ही फिर प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद पहली बार जब ऋतिक को बैठाया मैंने और मैं लेके जा रहा था, तो मैंने सोचा कहीं कुछ, एक बार हिला, मतलब रिक्शा जो है एक बार हिल गई। तो हिलने के बाद तो मैं ऑलमोस्ट गिरने वाला था, मैंने ऋतिक को बोला कि आप चिंता मत करो, कुछ भी हो जाएगा, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। फिर दोबारा मैंने बैठा के वो शॉट दिया और ओके हो गया। फिर उसके बाद बाकी कट्स हैं वगैरह वगैरह। तो रिक्शा की प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, आप जाओ,
आप बोलो कि मैं इतना ही जानता हूँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई छोटा रोल बड़ा रोल है नहीं। सर, कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में आपने बोला, तो कास्टिंग डायरेक्टर्स का नाम सुन के मेरे दिमाग में एक वर्ड आता है हमेशा, वो है ऑडिशंस। एंड ऑडिशंस मतलब, आप इतने सुपर हिट हीरो हैं, आपकी खुद की एक स्टारडम है, इतने आपने अच्छी अच्छी मूवीज में काम किया है, आपकी खुद की मूवीज आ रखी है, तो क्या आप अभी भी ऑडिशंस देते हैं? और देते हैं तो आपको नहीं लगता कि मैं क्यों अब ऑडिशंस दूं? नहीं, वो वजह नहीं है। ऑडिशन मैंने दिया हुआ है पहले, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हुआ। लेकिन अब मैं जो ढूंढ रहा हूँ ना, वो ऑडिशन वाले रोल में नहीं है। तो अब मैं ऑडिशन तो अभी जो है वो कोई खास रोल हो ना, तो मतलब वो बेसिकली कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर है कि जैसे अब मैंने 1971 के लिए ऑडिशन दिया था, जो मेरी मूवी है। इसमें हम सब बहुत अच्छे एक्टर हैं मेरे साथ। सबको, सब थिएटर के और सब बहुत ही बढ़िया एक्टर है। मनोज जी हैं, मनोज वाजपेयी। तो उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था। तो वो ऑडिशन ऐसा था कि डायरेक्टर सामने बैठा था और पीयूष भाई थे मिश्रा जी, उनकी वजह से मैं गया था। तो आ, वो सीन और सिचुएशन बताया उन्होंने, और उसके बाद हमें इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए दिया। वो कागज वागज हमें नहीं दिया, ये लाइंस बोल दो। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये कागज कुछ और सीन है, रोल कुछ और है, मेरे ऊपर वो फिट नहीं बैठेगा, सिर्फ एक काउंटिंग बढ़ाई जा रही है, तो वो समझ में आ जाता है इतने सालों में कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ज्यादातर, मतलब जैसे फर्जी में मैंने ऑडिशन नहीं दिया है। आ, सुपर 30 में दिया है मैंने। मेरे अंदर कोई भी ऐसी ईगो नहीं है, कोई भी ऐसी भावना नहीं है। वो आप कह रहे हो कि आप इतना काम कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि मैं अभी भी वही पहले दिन का एक लड़का हूँ जो ढूंढ रहा हूँ कि अच्छा काम करूँ कैसे। क्योंकि फर्जी की बात हुई है, तो फर्जी एक फास्ट पेस थ्रिलर है। तो ऐसी मूवीज में आपके लिए रियलिज्म मेंटेन करना या ओरिजिनलिटी मेंटेन करना डिफिकल्ट होती है, या उस मूवी के पेस में, या जो भी उस मूवी में चल रहा है उस पेस से मैच करना डिफिकल्ट होता है? देखो, वो मूवी नहीं है, वो सीरीज है बेसिकली ओटीटी के लिए। तो मैं हमेशा इस बात की तारीफ करूंगा राज डीके की, जो डायरेक्टर हैं। आ, वो लोग इतने सुलझे और समझदार आदमी हैं कि आपके काम को वो आसान बना देते हैं। उनके पास एक जादू है। जो सीन के बीच में वो कुछ करने के लिए कहते हैं ना, वो कमाल है। वो पहले से कोई तय, किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। वो जो बीच में होता है ना सीन के, वो अगर उनकी बात लोग समझ जाए तो उनके काम के बीच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है, जो फर्जी में मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत उसको अचीव किया है। दूसरा, ये जो बात है आपकी ना, एक प्रेशर टाइम का होता है ऐसे माहौल में, कि आपके सामने एक स्टार है, एक सक्सेस डायरेक्टर दो हैं जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और दूसरा, मैं एक बहुत न जानने वाला एक्टर, या न जानने जाना जाने वाला एक्टर हूँ जो उनके बीच में हूँ। तो अमोल दा, अमोल पालेकर साहब, शाहिद भुवन, और दोनों डायरेक्टर, तो उनके बीच में जो क्रिएटिविटी के लिए टाइम दिया जाता है ना, वो मेरे लिए बहुत समझने वाली बात थी कि मुझे इतने ही टाइम में अपना सबसे अच्छा काम देना है। जो एक टाइम टेक जब शुरू हुआ, और उसके बीच का जो टाइम है, उसके बीच में मुझे अपना सबसे अच्छा करना है। तो ये मेरी मेरी कोशिश होती थी उस दौरान। इतना ही काम था, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था वहां पे। और उसका प्रेशर नहीं था, क्योंकि को एक्टर्स भी मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट मिला उनका, तभी वो काम निकल पाया। और वो करके मुझे बहुत मजा आया। मेरे एक जो आम लोगों में मेरी पहचान बनी है इतने सालों बाद, वो फर्जी की वजह से। उसकी वजह से लोगों ने देखा मुझे और मुझे समझा कि हाँ, रियलिस्टिक एक्टिंग की जो आप बात कर रहे हैं या इस तरह की, मैंने वही किया है उसमें। मैंने अपने आप को उस कमर्शियल फ्रेम में भी अपने आर्ट को जिंदा रखा है, और सब लोगों ने मुझे वो अलाउ किया कि हाँ, आप कर सकते हैं अपनी तरह जो आप करना चाहते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैंने आप देखोगे परफॉर्मेंस में तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने की हैं, उतने उस तरह के भागने वाले फ्रेम में भी, कि आप
बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो पुरानी हो गई हैं, और मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कैमरे के सामने। वो आप ध्यान से देखोगे तो उसमें दिखाई देगा। वो दो एक्टर्स भी मेरे कहते थे, सर ना कैमरे को देख के कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कुछ अपना ही कर रहे हैं। तो मैंने कहा लेकिन तुम लोग को जवाब तो मिल जा रहा है ना टाइम पे। हाँ हाँ सर, जवाब मिल जा रहा है, वो ठीक है। मैंने कहा बाकी मैं क्या कर रहा हूँ छोड़ दो, वो ऑडियंस देखेगी। लेकिन वो डायरेक्टर समझते थे वो दोनों लोग कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो बहुत 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 इंटेलिजेंट लोग हैं, कमाल है वो लोग। सर आजकल के लोगों को बिहाइंड द सीन्स जानने का बहुत अच्छा मन करता है। तो आपने अभी अमोल पालेकर जी की बात करी, वो इतने बड़े नाम हैं, तो उनसे जुड़ा कोई एक्सपीरियंस, कोई किस्सा जो आप बताना चाहें दर्शकों को। और अमोल जी के तो हम लोग फैन रह चुके हैं एक जमाने में, क्योंकि जब उनकी छोटी सी बात आई थी, मेरा बचपन था, मैं छोटा था, तो हमें लगा कि ये जो, पता नहीं कैसे ये बात दिमाग में आई कि हम उनसे रिलेट कर सकते हैं। ये अपना आदमी है जो घर के बगल में रहता है, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अगर ये आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो जमाना था, एक तरफ अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग थे, उसमें एक आदमी ऐसा आया जिसने पूरे सिनेमा को बदल दिया। ओम जी भी हैं उसमें, नसीर भाई भी हैं उसमें, ये सारे लोग हैं एक समय में। तो वो था, रिस्पेक्ट थी। जब साथ काम करने लगे तो बहुत ज्यादा बातचीत हमारी नहीं हुई। हालांकि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है पहले, मैंने स्ट्रगल भी जाके किया है उनके पास, उनसे मिलने कई बार जाता था कि मुझे काम दीजिए कुछ। एक समय में बहुत पहले जब वो मुंबई में रहते थे, तो बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छा है। पर उनको देख के सीखने को ही मिलता है। कि आप एक मेंटोर भी हैं, चाहे आप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही सिखाते हैं, लेकिन आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। तो जो नए एक्टर्स आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, आप उन्हें क्या सजेशन देंगे, थिएटर से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड, एक ऐसा सजेशन जो उन्हें बहुत हेल्प करेगा आगे जाने में। तो मैं सजेशन देने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन एक ऐसे ही अ, मतलब रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग जो भी आ रहे हैं यहाँ पे, ये टाइम बहुत अच्छा है, काम बहुत है, वेरिएशंस है ना अभी काम के। पहले सिर्फ सिनेमा था, बाद में टीवी आ गया, उसके बाद ओटीटी आ गया, फिर आप कैमरा लेके हाथ में अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक और अच्छा समय चल रहा है थिएटर का। छोटे छोटे थिएटर हॉल बन गए हैं जहां आप तैयार करके अपना कुछ कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आज आपके पास है। कमी सिर्फ एक ही है कि आप अपने विवेक से, मेहनत से, और जो आप हैं, एक्चुअली जो आप हैं, उसको थोड़ा सा आप ढूंढिए कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं और आपकी रेंज क्या है, और उसको ब्रेक करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। फिर आप यहाँ टिके रहिए और धैर्य रखिए। सब तुरंत नहीं है। आज का जमाना है मैगी तुरंत, मतलब मैगी 2 मिनट में तैयार हो जाता है, तो मतलब काम भी 2 मिनट में मिल जाए, एक्टिंग भी 2 मिनट में हो जाए। ये इतना आसान नहीं है। ये बहुत 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 मुश्किल काम है, जो बहुत मेहनत मांगता है, बहुत आपकी सोच को मांगता है, आपके दिमाग को मांगता है। आप कितना पढ़ रहे हैं, अभी करंट में क्या चल रहा है। आप नॉवेल, कहानियां, फिल्म्स, दुनिया की फिल्म्स, जो दुनिया भर में सिनेमा चल रहा है वो आप देख रहे हो क्या, ये सब अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप देख लो जितने भी सक्सेस लोग आज की डेट में हैं, सब या तो ट्रेंड है और या मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तभी वो सामने, उनके बोलने में, उनके डिक्शन, उनकी आवाज, उनका चलना फिरना, सब पे काम किया है उन्होंने। और कैरेक्टर्स जो अभी, चरित्रों का निर्माण जो किया जा रहा है ना अभी, वो बहुत मेहनत मांगता है। तो सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा आपके। तो ये सब पे आप काम करो तो निश्चित तौर पे आप सफल होगे। तो आप देख रहे थे द हिलरी टाइम्स पे एक्टर चित्तरंजन गिरी को। एंड मेरी आशा है कि आप लोगों को उनकी बातों से, उनके सजेशन से बहुत कुछ समझ में आया होगा, एंड आपने बहुत उनसे इंस्पिरेशन ली होगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ एंजला, आपको अगली बार मिलती हूँ। बाय।